गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज हम एज वी स्टार्टेड द लेक्चर एज वी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो सब्जेक्ट है हमारा वह है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड दी टॉपिक नेम इज़ डिफॉर्मेशन। आज का जो टॉपिक है वह है डिफॉर्मेशन। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होती कैसे है? डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स? डिफॉर्मेशन द चेंज इन शेप ड्यू टू ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन द मेटल। जब हम कोई भी फोर्स किसी मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं तब उसकी जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाती है, वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं रहता, उसे कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में होता है कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप से चेंज होकर एक न्यू शेप में कन्वर्ट हो जाता है। डिफॉर्मेशन 3 तरह की होती है, या फिर वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे भी हो सकती है, या एंगुलर भी हो सकती है, या फिर दो तरीके की डिफॉर्मेशन होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है एंगुलर। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन की एक बेसिक सी डिफॉर्मेशन का मतलब ही ये है कि डिफॉर्म होना, कि अपनी ओरिजिनल शेप से चेंज होना। ठीक है, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग रही होती है तब वो अपनी ओरिजिनल शेप से चेंज होकर दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। उसमें जब फोर्सेस को अप्लाई की जाती है तब एक चीज़ बनती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज उसी के बारे में ही बात करनी है। व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस एक फोर्स होती है, पढ़ेंगे। स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज ए फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। हाँ, जो फोर्स इसमें इन्होंने पूरा नहीं बताया कि जो स्ट्रेस होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर अप्लाई होती है। स्ट्रेस हम अप्लाई नहीं करते, स्ट्रेस इंड्यूस होती है, बनती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी लोड लगता है तब स्ट्रेस इंड्यूस होती है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, मींस कि फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिग्मा क्या है? स्ट्रेस अप्लाइड है, स्ट्रेस है। एफ इज़ द फोर्स एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमेशा जो स्ट्रेस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसी के ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, किसी और पर नहीं। स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है आपको समझ आई। आगे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। 2 तरह की स्ट्रेसेस होती है। स्ट्रेस सिर्फ एक फोर्स है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगता है। इसका मेन यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और एक 2 तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है ये। पहली होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस it is the force applied per unit area resulting in increase in length of the body। टेंसाइल स्ट्रेस तब बनती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचते हैं ना, बाहर की तरफ जब कोई भी फोर्स आउटवर्ड लगती है तब टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है आउटवर्ड। टेंसाइल स्ट्रेस लगने के बाद मटेरियल पतला हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी रबर को खींचते हैं ना,
उसमें फोर्स कौन सी लगती है, टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स लगती है उसमें। और कंप्रेसिव कब, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हैं ना, तो तब कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में मटेरियल मोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। आगे है स्ट्रेन। स्ट्रेस की बात तो कर ली हमने कि स्ट्रेस एक फोर्स है। जब कोई भी मटेरियल डीफॉर्म होता है, वो अपनी उसकी जो डायमेंशंस है वो चेंज हो जाती है। उस डायमेंशन को के चेंज को ही हम स्ट्रेन बोलते हैं। द स्ट्रेन इज़ द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस तरफ मटेरियल के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, उसी तरफ ही मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और इसमें इसका फॉर्मूला है इज़ इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, कैपिटल एल। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन। एल क्या है, कैपिटल ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ना कोई एमएम में ये होता है। ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या उसकी लेंथ चेंज हो रही है, उसी तरीके से ही इसकी जो है यूनिट अप्लाई होता है। आगे टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेन, सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में जब किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की लेंथ चेंज हो जाती है, तब ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस तब क्या बनता है, टेंसाइल स्ट्रेन बनती है। कंप्रेसिव स्ट्रेन तब बनती है जब किसी ऑब्जेक्ट पर कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तब उसकी लेंथ में जो चेंजेस आती है, ठीक है, उसमें वो क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में मटेरियल इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, खींचा जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में किसी भी मटेरियल की लेंथ स्मॉल हो जाती है। आगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम जब यूज़ हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए किया जाता है। ये एक रिलेशनशिप है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। आप ग्राफ में आप देखते हैं, एक तरफ स्ट्रेस है, एक तरफ स्ट्रेन है। मटेरियल है, जब मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही अप्लाई करते हैं ना, एक तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो डिफॉर्मेशन होती है, स्ट्रेन बनती है, तब कई तरह की प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं। फर्स्ट है प्रोपोर्शनल लिमिट, सेकंड है इलास्टिक लिमिट, उसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। सी है लोअर यील्ड पॉइंट, थर्ड है ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड दी लास्ट वन है फ्रैक्चर पॉइंट। हाँ, कई तरह में फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, इट इज़ द रीज़न इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ होता क्या है, हुक्स लॉ भी आगे पढ़ेंगे। जो रीज़न हुक्स लॉ को फॉलो करता है उसको प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इन दिस लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन गिव अस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज यंग मॉडुलस। जब मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों इक्वल हो जाती हैं, तब मटेरियल प्रोपोर्शनल लिमिट में पहुंचता है। ठीक है। आगे है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में होता है, इट इज़ द पॉइंट इन द ग्राफ अप टू विच द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द लोड एक्टिंग ऑन इट इज़ completely removed. Beyond this, the limit material doesn't return to its original position and the plastic deformation start appear in it. इलास्टिक लिमिट में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं, तब उसकी जो
फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी डायमेंशन चेंज होती है। जब वो फोर्स को हटाया जाता है, फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं, तब वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रबर के ऊपर जब हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं तब वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। जब उस फोर्स को रिमूव करते हैं तब वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट को हम प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। ये इलास्टिक लिमिट के सीधा ही ऑपोजिट है। द यील्ड पॉइंट डिफाइंड द पॉइंट इन विच द मटेरियल स्टार्ट टू डिफॉर्म प्लास्टिसिटी आफ्टर द यील्ड पॉइंट पास्ट permanent plastic deformation occur. Upper yield, there are two yield points, upper yield point and lower yield point. आगे है yield point. yield point को हम प्लास्टिकली भी yield point को हम, ये आपको ग्राफ दिखाता हूँ। फर्स्ट बात की थी प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी में हम क्या देखते हैं, जब स्ट्रेन, क्योंकि ये यहाँ से आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ 0 स्टार्ट हुआ, यहाँ ए तक पहुँच गया, ठीक है। इसमें दिखाया है कि स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, स्ट्रेन भी इंक्रीज़ कर रही है। एक लीनियर ग्राफ बन रहा है इतना, यहाँ तक। यहाँ से ये पता चलता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही बराबर हैं। आफ्टर हम जब स्ट्रेस को और इंक्रीज़ करते हैं और डिफॉर्मेशन होती है, स्ट्रेन भी बढ़ती है। बी में जाकर आप होता क्या है, बी में इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर बी में, ठीक है। यहाँ पर जब फोर्स को रिमूव भी कर देते हैं तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। सी में जाकर होता क्या है, आगे और बढ़ेंगे, आगे और बढ़ेंगे, आगे और बढ़ेंगे, तब बी से जब हम आगे स्ट्रेस को और अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे, तब डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगी। तो डिफॉर्मेशन में आगे जब बढ़ेंगे स्ट्रेस रिड्यूस होगी, स्ट्रेस कम हो जाएगी। इसमें होगा क्या, जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस को लगाई जा रहे हैं, तब लोअर यील्ड पॉइंट में यानी कि प्लास्टिसिटी बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, जब फोर्स हम हटा भी देंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से, तब वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। इसको कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट यानी कि प्लास्टिसिटी। हाँ, यील्ड पॉइंट। आगे, ठीक है, आगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। इट इज़ द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन एंड्योर बिफोर फेलियर। बियॉन्ड दिस पॉइंट फ्रैक्चर अक्कर। अल्टीमेट स्ट्रेस, जहाँ पर जो स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, मटेरियल फेलियर पॉइंट पर पहुँच जाता है, ठीक है। फेलियर पॉइंट पर उसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट द विच फेलियर ऑफ द मटेरियल टेक। जहाँ पर होता क्या है, फ्रैक्चर में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाते हैं और मैक्सिमम होने के बाद मटेरियल में क्या होता है, क्रैक्स यानी कि फ्रैक्चर, मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है।
ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। फ्रैक्चर ये है जहाँ पर मटेरियल प्योर डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि जिसको जिसके बाद मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है ख़त्म हो जाती है। हुक्स लॉ भी पढ़ेंगे। हुक्स लॉ का फॉर्मूला है F=K×X। X क्या है, X इज़ दी एक्सटेंशन लेंथ, F इज़ दी फोर्स। F क्या है हमारा स्ट्रेस, X क्या है हमारी स्ट्रेन, और K इज़ दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट इन न्यूटन मीटर, ठीक है। K क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी, मीन्स हुक्स लॉ। आगे आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। वो एसआई यूनिट क्या है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। स्ट्रेस का होता है एसआई यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मीन्स कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। मेरी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। आगे वो पूछ सकते हैं, वो सीधा हुक्स लॉ नहीं पूछ सकते हैं, वो घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एग्ज़ाम में, ठीक है। वो हुक्स लॉ ही आपने बताना है। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन होती है, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में होता क्या है, लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है, लेंथ चेंज हो जाती है। और शियर स्ट्रेन में एंगुलर डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर किसी एंगल पर मटेरियल डिफॉर्म होकर दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में मटेरियल का वॉल्यूम ही चेंज हो जाता है। और व्हाट इज़ दिस स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था डिफॉर्मेशन। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये आपको आज मैंने बताया है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बता दिया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी बता दिया, और डिफॉर्मेशन भी आपको बताया। ये सभी में जो यूज़ होती हैं चीज़ें, वो सभी जो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो, ये किसके कारण होती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों के कारण होती है। तो आज मैंने आपको ये कंसेप्ट भी बता दिया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। आपको एग्ज़ाम में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व भी डायग्राम भी आ सकती है। ये ना डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये डायग्राम भी आपको एग्ज़ाम में आ सकती है।